आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव जुलाई में होना है। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने वाला है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव तो चल ही रहा है, वहां पर 24 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या फर्क है। इस पूरी खबर का पंचनामा करने से पहले हमारा आपसे आग्रह है कि यदि अभी तक आपने YouTube पर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज YouTube पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे सभी समाचार और पंचनामा के नोटिफिकेशन और अपडेट्स समय समय पर मिलते रहें। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा पेचीदा मगर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे देश का राष्ट्रपति आखिर चुना कैसे जाता है और इस राष्ट्रपति के चुनाव में पोलिंग कौन करता है, वोट कौन करता है, मतदान कौन करता है। असल में चुनाव के लिए एक कॉलेज बनता है। कॉलेज में शामिल MP और MLA होते हैं जो कि राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के सांसद इस चुनाव में वोटिंग करते हैं। इसी तरह देश की सभी विधानसभाओं के विधायक वोट करते हैं। भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आता है, इसलिए हमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम गणतंत्र इसलिए हैं कि हम इलेक्टेड, हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है वो इलेक्टेड है। कोई हमारे यहाँ पे मोनार्की नहीं है, किसी तरह के कोई तानाशाही नहीं है, राजशाही नहीं है। हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, इसलिए हमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारे राष्ट्रपति का जो टेन्योर है वो 5 ईयर का होता है। 5 ईयर के बाद फिर से इलेक्शन होता है और नया राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमारे राष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। ये बड़ा एक रोचक तरीका है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सिंगल ट्रांसफरेबल प्रक्रिया के तहत होता है। इस प्रक्रिया के तहत जितने उम्मीदवार मैदान में होते हैं, हमें जो मतदाता होते हैं उनको सभी के लिए वोट करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मतदाता है उसे सिर्फ एक ही वोट करना है। मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं तो उन्हें तीनों के लिए वोट करना होगा। हाँ, वो अपने वोट में प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अब मान लीजिए A, B और C 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान में हैं। और एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं आसान तरीके से, और सिर्फ 15 ही मतदाता हैं। ऐसा नहीं है कि मतदाता, अब ये 15 मतदाता ये कहें कि हमने तो सिर्फ A को वोट डालना है, या ये कहें कि हमने B या सिर्फ C को ही वोट डालना है। इन 15 के 15 मतदाताओं को A, B और C 3 अगर उम्मीदवार हैं तो तीनों को वोट करना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो 15 हैं उनमें से कुछ कहें कि हमारा पहली चॉइस जो है A है और दूसरी चॉइस B है और तीसरी चॉइस C है, लेकिन उन्हें अपनी अपनी चॉइस दर्ज जरूर करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी चॉइस तीनों में से कोई ना दें, तीनों को प्रेफरेंस उनको देनी ही होगी। लेकिन अब ये सवाल है कि इसमें जीतता कौन है। जीतता वही है, वही राष्ट्रपति चुना जाता है जिसे 50% प्लस 1 वोट मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए हम सोच के चल रहे हैं कि टोटल वोट 15 हैं, 15 लोग ही वोट कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए 15 का हाफ हो गया 7.5 और प्लस 1 यानी कि 8.5 वोट जिस व्यक्ति के पास होंगे वही व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनेगा। हम इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाते हैं। अब मान लीजिए कुल 15 मतदाता जैसे हमने सोचे हैं, 15 में से 7 मतदाताओं ने A कैंडिडेट को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी और 5 मतदाताओं ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस B को दी और बाकी बच गए 3 मतदाता, उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस C को दी। अब जीतने के लिए 8.5 वोट चाहिए थे, लेकिन A जो कैंडिडेट था उसे 7 वोट मिले हैं। हालांकि वो टॉप पे है, लेकिन उसे 50% प्लस 1 का जो फॉर्मूला है जिससे हमारे को विजयी घोषित होना है, वो फॉर्मूला को वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो विजयी घोषित नहीं होंगे। ऐसे में क्या होगा, जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले हैं उस कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा। अब मान लीजिए C कैंडिडेट को 3 वोट मिले हैं, उन 3 C कैंडिडेट को हम बाहर करेंगे। उस C कैंडिडेट का ये देखा जाएगा
कि उसकी फर्स्ट चॉइस को छोड़ दीजिए, उसको तो हम काटा मार देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये देखा जाएगा जो 3 वोट जिन लोगों ने सी को चुना है उन्होंने सेकंड चॉइस क्या भरी है। अगर उन 3 में से 2 आदमियों ने ए को सेकंड चॉइस भरा है और एक ने बी को सेकंड चॉइस भरा है, तो ये जो सेकंड चॉइस है अब ये फर्स्ट चॉइस मानी जाएगी। सी बाहर हो गया, उसकी सी को 3 वोट मिले थे सेकंड चॉइस में, सेकंड चॉइस में 2 वोट उन्होंने ए को दिए हैं, अब उसको 7 वोट ए को पहले से हैं, 2 वोट उसको सी वाले सेकंड चॉइस वाले मिल गए, उसके 9 वोट हो गए हैं। इसी तरह बी को 5 मिले थे, एक और मिल गया उसको, उसके 6 हो गए, ए के 9 हो गए और बी के 6 हो गए। लेकिन 8.5 वोट वाला जीत रहा था, ए को 9 वोट मिल गए हैं। इसी तरह से ए को क्लियर मेजोरिटी मानी जाएगी और ए को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो बड़े राज्यों के विधायक हैं और छोटे राज्य हैं, कहीं तो उत्तर प्रदेश है और कहीं हरियाणा है, इनके विधायकों की वोट की वैल्यू भी क्या सेम रहती है? एमपी, राज्यसभा और लोकसभा के वोट की भी वैल्यू सेम रहती है? आपके मन में सवाल ठीक आ रहा है। ऐसा नहीं है। सांसदों के वोट की वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन विधायकों के वोट की वैल्यू सेम नहीं रहती है। यहां पर जो इलेक्शन राष्ट्रपति का होता है वो वोट की वैल्यू के हिसाब से होता है। हर जो मतदाता है उसके एक वोट की वैल्यू निकाली जाती है और उसके बाद उसका वोट डलता है। अब सबसे पहले हम सांसद के वोट की वैल्यू निकालते हैं। हाँ, ये कानून में क्या प्रोसीजर है? 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक ही वोट की वैल्यू निकाली जाती है। उस वक्त हमारे देश में 56 करोड़ जनसंख्या थी और सांसद कुल उस वक्त 776 थे। तो सांसद के वोट की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया है कि कुल देश की जनसंख्या 56 करोड़ डिवाइडेड बाई टोटल एमपी यानी कि 776 और उसके मल्टीप्लाई 1/1000 यानी 1/1000। तो इससे हमारे सांसद की वोट की वैल्यू निकल के आती है 708। इसी तरह से हमारे जो जितने राज्य हैं उनके विधानसभाओं के विधायकों की वैल्यू निकालने के लिए वहां के राज्य की जितनी जनसंख्या 1971 में थी जनगणना के मुताबिक उसके डिवाइड कर देते हैं वहां के जितने विधायक होते हैं। मान लीजिए हरियाणा की उस वक्त मान लीजिए 1 करोड़ जनसंख्या थी, 90 विधायक थे, 1 करोड़ डिवाइड बाई 90 फिर मल्टीप्लाई बाई 1/1000। इस तरह से वहां पर विधायक के वोट की वैल्यू निकलती है। अगर हम टोटल वोट्स की वैल्यू की बात करें तो आप ये देख के चलिए कि हमारे पूरे संसद के और विधानसभा में विधायकों के टोटल वोट की वैल्यू जो है 10,98,903 है। यानी कि जीतने के लिए लगभग वैल्यू जो है 5.5 लाख वैल्यू वाला ही जीतकर राष्ट्रपति चुना जाता है। अभी आपने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया समझी। अब हमने आपको बताया कि हम कंपेयर करने वाले हैं फ्रांस और इंडिया के राष्ट्रपति के चुनाव का। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, वहां भी 2 चरणों में चुनाव होता है। अभी एक चरण उनका 10 अप्रैल को खत्म हुआ है और जो फाइनल इलेक्शन होना है वो 24 अप्रैल को होना है। अब 24 अप्रैल को वहां 2 कैंडिडेट मैदान में हैं। एक तो मौजूदा राष्ट्रपति हैं मैक्रॉन हैं और एक महिला उम्मीदवार हैं ले पेन। ले पेन के बारे में कहा जाता है कि वो राइटिस्ट हैं, बड़ी कट्टरवादी भी कह सकते हैं आप, राष्ट्रवादी भी कह सकते हैं। उनके बड़े उग्र विचार हैं, खास करके माना जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी एक उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर हम बात करें भारत और फ्रांस के और यूएसए के राष्ट्रपतियों की पावर की, तो तीनों के अगर हम देखें कि पावर में भी बड़ा डिफरेंस है। जो यूएसए का राष्ट्रपति है वो तो सुपर पावर राष्ट्रपति है, सारे अधिकार हैं उसके पास, वो जो फैसला वो ले लेता है संसद को उसे देर सवेर उसको लागू करना ही पड़ता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो क्रिटिक हैं वो तो हमारे राष्ट्रपति को, महामहिम को कई बार रबर स्टैंप का भी दर्जा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उनका नाम चलता है, काम सारे प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री के नाम से सारे काम होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो सारी प्राइम मिनिस्टर के पास है, राष्ट्रपति के नाम से काम होते हैं लेकिन असल में सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। लेकिन फ्रांस में ना तो फ्रांस का राष्ट्रपति सुपर पावर है अमेरिका की तरह, ना इंडिया की तरह सिर्फ दिखाने भर के लिए राष्ट्रपति है।
वो बीच का रास्ता है। वहां पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। वहां के फ्रांस के राष्ट्रपति के पास जो विदेशी मामले हैं, जो वहां के जो फॉरेन अफेयर्स हो गए और जो वहां की राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, ये पूरी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति को पावर दी गई है। विदेश के मामले में और राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में वो जो भी फैसला करेंगे वो वहां की संसद को मानना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो वहां की संसद के पास अख्तियार हैं, वहां की कैबिनेट के पास अधिकार है, वहां भी प्रधानमंत्री है, मिनिस्ट्री है, वो बाकी सारा काम वहां की मिनिस्ट्री देखती है। लेकिन फॉरेन अफेयर और जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ये पूरी तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति के पास अधिकार है। अब हम बात करते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, वहां का इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। फ्रांस में सैकड़ों नगर निगम और नगर परिषदें हैं, तो हजारों मेयर भी वहां पे होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 500 मेयर का लिखित समर्थन चाहिए होता है। 500 मेयर अगर किसी उम्मीदवार को लिख के देते हैं कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ही वो कैंडिडेट बन सकता है, तो ही वो चुनाव में आ सकता है। अगर उसके पास 400 भी समर्थन पत्र हैं तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। बावजूद इसके आप देखिए 10 से 15 उम्मीदवार मैदान में होते हैं जब ये चुनाव शुरू होता है। तो आप देखिए कितने वहां पे मेयर होंगे, कितने सैकड़ों मेयर वहां पे होंगे कि सभी 10-15 उम्मीदवार 500-500 मेयर का लिखित समर्थन लेके आते हैं और फिर चुनाव में उतरते हैं। उसके बाद एक चुनाव का प्रोसेस शुरू होता है जो अभी 10 अप्रैल को खत्म हुआ है। उसमें जितने भी लोग 500-500 लोगों मेयर का समर्थन लेके आते हैं वो सभी कैंडिडेट होते हैं और वहां की पूरे जितने वोटर हैं, लगभग 46 मिलियन वहां का वोटर है, शायद 46 बिलियन वोटर हैं वहां पे फ्रांस में, वो सभी वोट करते हैं। मान लीजिए 15 उम्मीदवार हैं, फर्स्ट उम्मीदवार को 25% वोट मिले, सेकंड को 22 मिले, बाकी किसी को 10, 7, 5 ऐसे मिले हैं, तो कोई भी विजयी घोषित नहीं किया जाएगा। वहां पे भी स्पष्ट फॉर्मूला है कि उसे 50% वोट मिलने चाहिए। अगर फर्स्ट जो उनका स्टेप होता है, पहला जो चरण होता है इलेक्शन का, अगर पहले चरण में किसी व्यक्ति को 50% से ज्यादा किसी उम्मीदवार को वोट मिल जाते हैं तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है हमेशा, क्योंकि उम्मीदवार बहुत ज्यादा होते हैं, कोई 5% ले जाता है, कोई 10% ले जाता है, कोई अधिकतम जो कैंडिडेट होता है वो 30% तक ही रह जाता है। लेकिन जीतने के लिए 50% वोट चाहिए और ऐसा ही इस बार हुआ है। जो 10 अप्रैल को इलेक्शन था तो हो नहीं पाया कि किसी को भी वहां पर 50% वोट मिले हों। उसके बाद क्या होता है, वो फ्रांस में क्या सिस्टम है कि जो फर्स्ट 2 उम्मीदवार होते हैं, जिनको पहले 2 उम्मीदवार जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं, मान लीजिए ए को मिले थे 25%, बी को 22% मिले थे, सी को 10%, डी को 5%, सी को 2%, बाकी ए और बी को छोड़कर जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं बाकी सभी कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद जो पहले 2 उम्मीदवार होते हैं उनके बीच में इलेक्शन होता है और वो इलेक्शन 24 अप्रैल को होने जा रहा है। 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, मैक्रॉन और ले पेन। ये ले पेन महिला उम्मीदवार हैं और मैक्रॉन अभी राष्ट्रपति हैं। मैक्रॉन ने इस बार अपनी फॉरेन पॉलिसीज में बड़े झंडे गाड़े हैं। वो उन्होंने हर जगह अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की है, फ्रांस को एक पावर बनाना चाहते हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि वहां के लोग राइटिस्ट उम्मीदवार को पसंद करते हैं या जो सुपर पावर बनाना चाहता है अपने देश को उसको पसंद करते हैं। ये हमने कोशिश की कि आपको इंडिया के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताएं। इंडिया का राष्ट्रपति का चुनाव जुलाई में होने वाला है और ये 24 अप्रैल को होने जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के पंचनामा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।